हमारी कोशिश ये होती है कि 1 to 1 हेल्प करने की जगह हम एक उस सब्जेक्ट को लेकर कैपेसिटी बिल्ड करें, सो दैट हम नंबर ऑफ टाइम्स तो हेल्प नहीं कर पाएंगे किसी एक की भी। तो एक वो बैलेंस हमेशा देखते रहना चाहिए कि हेडक्वार्टर को जितना लीन रखेंगे यस, उतना अच्छा रहेगा। उतना अच्छा उनके लिए रहेगा फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। टॉप को लाइट रखोगे उतने आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। ये नॉर्थ ईस्ट फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। और बहुत अच्छा वहाँ पे रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर में इतने चीज़ें हैं, लेकिन वो जो उनके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या हर्ब्स हैं, उन सब को प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं क्यों, और उसको मार्केट तक भी नहीं पहुँचा पाते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। हाँ, यस। हमें नहीं पता कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। एक रिक्वायर्ड एरियाज कहें जहाँ पर डोनर्स को ले जाने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि ठीक है, आप तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं ना, आपको तो यहाँ करो या यहाँ करो, आपका तो एज पर योर प्रायोरिटीज एंड मैंडेट आपको तो करना ही है। तो ये मोस्ट क्रिटिकल होता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे पीछे के बैकड्रॉप का जो लोगोज हैं या थोड़े बदले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, उसका कारण है कि आज से हम ISRN आपके बीच में एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज़ जिसका नाम सक्षम है, उसकी शुरुआत करने जा रहा है। सक्षम के अंतर्गत हम अब पहले की तरह एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ नए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज के सक्षम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी अपील, एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, यदि आपको ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के लिए लाभदायक हो सकता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ISRN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, सहयोगियों और समूहों तथा नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इसे स्प्रेड करेंगे, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, उतने हमारी काम में, न सिर्फ हमारे काम में मदद मिलेगी, बल्कि आप बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को नए विषयों की जानकारी देने के एक सहायक सिद्ध होंगे। आपका यह छोटा सा सहयोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, ताकि हमारी पहल अधिक लोगों के काम आ सके। आइए आज हम सक्षम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सक्षम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सक्षम के सब्जेक्ट को थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि सक्षम जो परियोजना है वो बनाई गई आज का जो स्थिति है, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें जो बदलाव का दौर है, आप देख रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। वो जिस परिदृश्य में काम करती हैं वहाँ बहुत तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथ ही ज़मीनी स्तर पर विकास की जुड़ी ज़रूरतों को भी लगातार बदलते हुए हम देख रहे हैं। अन्य क्षेत्रों के विपरीत स्वैच्छिक क्षेत्रों में प्रायः इस बदलती गतिशीलता से निपटने के लिए प्रणालीगत और व्यवस्थित समर्थन का अभाव दिखता है। दुर्भाग्यवश वर्तमान परिदृश्य में संस्थाओं की व्यापक क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताओं और इस दिशा में किए जा रहे प्रयास के बीच में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यह स्थिति विशेष रूप से जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली छोटी और मध्यम आकार की जो सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में अगर मैं बात कहूं, तो अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नागरिक समाज की क्षमताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सक्षम कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम का संचालन सामाजिक शिक्षण केंद्र द्वारा यूरोपीय संघ और वेल्ट हंगर हिल पे, जिसको WHH के नाम से हम सब जानते हैं, उनके सहयोग से ये चलाया जा रहा है। सक्षम परियोजना एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया।
जिसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के कौशल और ज्ञान को सुदृढ़ करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के माध्यम से उनकी संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आज इस ISRN का यह एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट इस पहल का एक हिस्सा है। सक्षम परियोजना का उद्देश्य विकास के क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि एक सशक्त और समावेशी समाज के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे भी सुनिश्चित किया जा सके। आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 16, 17 है, 16 और 17 के अनुरूप यह परियोजना मजबूत और लचीली नागरिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से स्थायी सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना चाहती है। ये सब प्रयास सामाजिक संस्थाओं के क्षमता निर्माण के विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से इस परियोजना का उद्देश्य भारत में नागरिक सामाजिक संस्थाओं की समग्र क्षमताओं को पुनर्जीवित करना, ताकि मजबूत संस्थागत आधार के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें, अंततः अपने विकासात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकें। इन उद्देश्य के साथ सक्षम प्रोग्राम को शुरू किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी ये पहल है सामाजिक संस्थानों की क्षमता वृद्धि को लेकर, वो जरूर सफल होगी। इस कड़ी में आज सक्षम श्रृंखला का यह पहला एपिसोड, जिसका विषय है अजाइल मैनेजमेंट ऑफ CSO, अर्थात अगर मैं हिंदी में कहूँ तो सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए प्रभावी और गतिशील प्रबंधन। इस प्रबंधन के अंदर हम जो अजाइल मैनेजमेंट ऑफ CSO है, उसको, उस विषय को रखने के लिए आज बहुत ही विशिष्ट अतिथि हम सब के बीच में हैं। आज हमारे बीच में विकास क्षेत्र के प्रतिष्ठित, अनुभवी, अत्यंत सम्मानीय विशेषज्ञ श्री आलोक वर्मा जी उपस्थित हैं। विकास क्षेत्र में आलोक वर्मा जी की एक गहरी समझ है, समृद्धि, अनुभव और संस्थागत प्रक्रियाओं पर उनकी सक्षम पकड़ उन्हें इस विषय पर एक विशिष्ट वक्ता के रूप में सामने लाती है। आलोक वर्मा जी जो वर्तमान में SCL फाउंडेशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे फाउंडेशन के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, उनको देखते हैं। उनमें से पहला जो प्रोग्राम है वो समुदाय के नाम से आप जानते हैं, काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर है, और दूसरा प्रोजेक्ट जो माई क्लीन सिटी है, उन दोनों का नेतृत्व आलोक जी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट समुदाय ग्रामीण विकास पर केंद्रित फाउंडेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जबकि प्रोजेक्ट माई क्लीन सिटी शहरी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहल है। इन दोनों कार्यक्रमों की परिकल्पना, योजना निर्माण तथा नए कार्यक्रमों के विकास में श्री आलोक वर्मा जी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में इनके जो रणनीतिक संचालन और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन आपने किया है। श्री आलोक वर्मा जी ने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में एक सिविल सेवक के रूप में की, मतलब एक सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने अपने कैरियर UP से शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, जो IIM लखनऊ के नाम से बहुत ही फेमस संस्थान है, वहाँ से उन्होंने मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। आलोक जी की जो एक्सपर्टीज़ है वो विकास और अवसंरचना के क्षेत्र में उन्होंने गहरा और विशेष अनुभव उनको प्राप्त है। विभिन्न राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा शासन तंत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं के लिए विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। निसंदेह उनका अनुभव, उनकी दृष्टि, उनका नेतृत्व आज हमारे लिए जो विषय है अजाइल मैनेजमेंट ऑफ CSO, उसको समझने में अत्यंत उपयोगी सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, और मैं आप सबके बिहाफ पर उनका स्वागत करता हूं। तो आइए हम सब मिलकर हमारे आज के गेस्ट श्री आलोक वर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आलोक जी नमस्ते, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरे दर्शकों की तरफ से, और ISRN टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आलोक जी से हमारी काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, और कोशिश ये थी कि आलोक जी जैसे जो एक एग्जॉस्टिक एक्सपीरियंस रखते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में और काफ़ी वेल नोन नेम है, मैं चाहता था कि वो ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आएँ और उनके अनुभवों से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकें। तो आज सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं, और इन सब के लिए हम आपको कहूँगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। धन्यवाद संतोष जी, आप लोगों ने पहले बुलाया मेरे को,
और जो जहाँ तक मैंने सुना और समझा है, आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को कैपेसिटी बिल्डिंग करने का। और तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आपकी पहल में शरीक हो पाया, और देखते हैं कितना मैं सहयोग कर पाऊँगा आपका। ये ऑफ कोर्स बहुत सहयोग होगा। और मैं आपको जल्दी से जो ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है उसका एक परिचय दे देता हूँ कि ये पॉडकास्ट हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं और अलग अलग विषयों पे करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमने सीरीज़ की थी जिसके अंदर हमने वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रासरूट लेवल चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे क्या काम हो सकता है, तो उस पे बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। फिर साथ में हम लोगों ने अभी पिछले 1 साल से, जब से ये साइबर फ्रॉड केसेस बहुत बढ़े हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक नया एपिसोड लॉन्च किया, एक नई सीरीज़ लॉन्च की। और लगातार हम उस सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हर बार एक साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उस पे चर्चा करते हैं। ओके। और आज से ये हम आपके साथ एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम सक्षम है। मैंने ऑलरेडी अपने दर्शकों को बताया कि सक्षम का उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली जो ISRN का मैंडेट है वही सक्षम का मैंडेट है कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी कैसे बिल्ड हो, क्योंकि हमारा मानना है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भारत में एक मजबूत स्तंभ है और उनके बिना परिवर्तन की बात ग्रासरूट लेवल पर करना एक जस्ट मैं कहूँगा कि अप्राय है, एक तरह से उसको सोचना भी मुश्किल है। क्योंकि सरकार या जो डोनर है या और भी कोई प्रोग्राम को ज़मीन तक ले जा सकता है, लेकिन ज़मीन पर उसको लाना, लोगों के बीच में उतारना, लोगों के साथ उनको मिलकर इम्प्लीमेंट करना, वो एक सामाजिक संस्थाओं की एक्सपर्टीज़ है। और इस कारण से ये जो सक्षम प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी क्षमता निर्माण कैसे हो। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हम लोग ग्रेड पे बात करेंगे, सेगमेंट पे बात करेंगे, जिसमें पहला जो सेगमेंट है जहां पर राउंड जिसको अगर हम कहें कि जिसमें हम 4-5 अच्छे बड़े क्वेश्चंस लेंगे जहां पर आप अच्छे से सब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा जो राउंड है वो रैपिड रिस्पांस राउंड है जहां पर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आप वन लाइनर आंसर दे सकें। और थर्ड राउंड जो होगा वहां पर हम बात करेंगे ऑडियंस के क्वेश्चंस की, जो लोगों ने, जो वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें सवाल भेजे हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। तो मैं अपने पहले राउंड की तरफ जाना चाहूँगा आपकी परमिशन से, और आपसे पहला सवाल जो हमारा है वो मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ कैन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर adaptable and responsible today for changing development landscape? संतोष जी, पहले तो सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको जो हमारा डेवलपमेंट लैंडस्केप चेंज हो रहा है पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है। अभी अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट लैंडस्केप, तो पहले क्या ज़रूरतें थी डेवलपमेंट की और आज की क्या ज़रूरतें हैं, तो उनको जब हम समझ पाएंगे, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन समझ पाएंगी, तब वो उसको अपने रिस्पॉन्स को स्ट्रक्चर कर पाएंगे। अभी मैं अगर आज से 20-25 साल पहले जाऊँ, तो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं उनकी नीड अलग थी, और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो नीड काफ़ी चेंज हो गई है। कुछ नीड्स इसलिए चेंज हुई हैं कि एजुकेशन बढ़ गई है। पहले हम लोग एजुकेशन पर, प्राइमरी लिटरेसी पर बहुत ध्यान देते थे। अब प्राइमरी लिटरेसी पे शायद उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है उसको पहले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा, तब वो उस पे अडैप्ट कर पाएँगे। तो जैसा कि मैं लिटरेसी का ही एग्ज़ाम्पल दे रहा था, आज से 30 साल पहले हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लिटरेसी पे काम करते थे, क्योंकि वो उस वक़्त की ज़रूरत थी। तो आज अगर मैं उसी लिटरेसी को और आगे बढ़ाता हूँ, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन समझिए कि आज की ज़रूरत है कि फंक्शनल लिटरेसी के बियॉन्ड जाए, है ना? स्पेसिफिक लिटरेसी की बात होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होती है, डिजिटल लिटरेसी की बात होती है। तो ये गैप आज की उसमें फ़ील होते हैं सोसाइटी को। समय के साथ चीज़ें चेंज हुई चेंज हैं। होती यस। है। तो उसी तरह से
प्रोग्राम्स जो सिविल सोसाइटी हम्म, ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हैं, अब उनको इस चीज़ों पर प्रोग्राम्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी नीड्स निकल कर आ रही हैं। आप एजुकेशन में आप डिजिटल लिटरेसी का गैप देखिए कितना बढ़ रहा है, राइट। एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है कि जिनके पास संसाधन है, उनके पास डिजिटल लिटरेसी एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी है, यस। जिनके पास नहीं है उनके वो उनको कैसे मिलेगा। तो उस तरह से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह से आप अब जो पहले था, अभी आप इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर में बहुत हम्म, चेंज देख रहे हैं। हम्म, हम्म, अगर इन एग्रीकल्चर की बात करें तो पहले तो यही था कि एग्रीकल्चर को किस तरह से मॉडर्न किया जाए, जो भी उगा रहे हैं वो कैसे और बेहतर उगा सके। पर आज की उसमें कई सारे डायमेंशंस जुड़ गए हैं। हम्म, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, एग्रीकल्चर में वैल्यू ऐड प्रोडक्ट कैसे बनाएं उस राइट। पर बात होनी चाहिए, उस पर फार्मर्स को कैसे उस फील्ड में लाना है। तो इन तरह के चीज़ों को, इन तरह के चेंजेस को एब्जॉर्व करके, उनको समझ कर, उन पर जब आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर करते हैं और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो आपके प्रोग्राम्स की यूटिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है। यस। और उन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट तो है ही, और उस रिक्वायरमेंट को टैप करके जो सिविल सोसाइटी हम्म, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम स्ट्रक्चर कर पाता है, तो राइट। नेचुरल सी बात है कि वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी एंटिटीज़ हों, वो ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं समय यस, के साथ। यस। तो सारा खेल वही है, कैसे आप अपने आप को रेलेवेंट रखते हैं। हम्म, तो जितना आप सिचुएशन को इवॉल्व होते हुए समझेंगे, हम्म, और जितनी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस हों, चाहे वो हम्म, क्लाइमेट एक्शन की वजह से चेंजेस हों, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर की वजह से जो चेंजेस आए हैं, हम्म, उन चेंजेस को जैसे आप समझते हैं, तो हम्म। उन चेंजेस से निकलने वाली रिक्वायरमेंट्स फिर आप समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो बदलाव का दौर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को न सिर्फ अपने थेमेटिक एरियाज, ट्रेडिशनल थेमेटिक एरियाज से बाहर आकर राइट। जो करंट कम्युनिटी रिक्वायरमेंट है या बेनिफिशरीज रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करना, एज वेल एज जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो वे ऑफ लाइक मैकेनिज्म है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे लगता है कि इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि लाइक बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद एचसीएल फाउंडेशन, what expectation do you have from CSO in terms of how they design and implement their program in today evolving development sector? See, as far as HCL Foundation is concerned, we have been working with civil society organization for more than 10 years. Okay. Because HCL Foundation evolved from the previous structures in 2014. And one of the most critical aspect जो था कि HCL Foundation का, कि वो एक समझ थी शुरू से ही। जो हमारे फाउंडर हैं शिवनादर जी और रोशन यादव, उन्होंने स्टार्टिंग से ही इस बात का ख्याल रखा कि हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से उनका डेवलपमेंट भी इंश्योर कर सकते हैं। Very nice. तो इसीलिए एचसीएल टेक ग्रांट स्टार्ट किया गया था। एचसीएल टेक ग्रांट जब स्टार्ट हुआ तो उसमें यही था कि एक तो जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको डेफिनेटली उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ग्रांट दी जाए, पर उसी के साथ साथ उसके पीछे एक बहुत रोबस्ट प्रोसेस क्रिएट किया गया था। उस रोबस्ट प्रोसेस में मल्टीपल लेयर पर डिस्कशंस हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनका प्रपोजल डेवलपमेंट है, प्रपोजल डेवलपमेंट के बाद प्रपोजल का एनालिसिस है, ऑन फील्ड असेसमेंट्स हैं, और ये सारा सिस्टम एक्सेल फाउंडेशन भी की टीम्स भी करती हैं और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं Nice. एनजीओस के साथ मिलके। तो बहुत ही ग्रेडेड प्रोसेस एस्टैब्लिश हम्म, की गई थी, और उसका मुख्य मुद्दा यही था कि उसके साथ पे किस तरह से हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी डेवलप करें।
और इसीलिए एचसीएल फाउंडेशन एक पब्लिकेशन भी एनुअल निकालता है। इसमें जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी पार्टनर्स हैं, सबका डिटेलिंग की जाती है कि उन्होंने क्या किया है, क्या करते हैं। तो एक तरह का कंपेंडियम है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, कौन सी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उस अच्छा काम कर रहे हैं, किस एरिया में काम कर रहे हैं। मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वाइज हमारा ये कंपाइलेशन है। हाँ, तो कितने नंबर ऑफ सिविल सोसाइटीज अब तक इसके अंदर आपने कवर किए हैं? आई थिंक मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता होगी, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि इट विल बी अबाउट 2000। ओह ग्रेट। क्योंकि 10 ईयर्स से पब्लिकेशन आ रहा है, हर साल हम लोग और ये जो सिविल सोसाइटीज होती हैं वो ज़्यादातर पार्टनर हैं एचसीएल की, या फिर किसी को भी आप प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उठाते हैं? हाँ, ग्रांट में देखिए कुछ ही लोग को सक्सेसफुल होते हैं हर साल, पर जितने भी ग्रांट में एप्लीकेशंस आती हैं, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो टेक ग्रांट की टीम है वो उनको इवैल्यूएट करती है। उनके सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब देखे जाते हैं और उनके बेसिस पर उनको इंक्लूड किया जाता है। तो नॉट नेसेसरली कि उन्होंने हमारे साथ काम किया हो, नहीं भी किया है, लेकिन वो उसका हिस्सा है। राइट। अगर उन्होंने अच्छा काम कर रहा है, रिकग्निशन के लायक है उनका काम, तो उनको उसमें स्थान दिया जाता है। तो एक अच्छा, तो इस तरह की ये पहल करना और इस तरह का ये कंटिन्यूसली उसको स्ट्रक्चर करके क्रिएट करना, ये हम एचसीएल का यही फाउंडेशन का यही मोटिव था कि हमारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें, कि उनका भी काम को रिकग्निशन मिले, उनके कामों की जो करने की पद्धति है उसको भी रिकग्निशन मिले, और किस तरह से हम उस कार्य प्रणाली में, कार्य पद्धति में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म ला सकते हैं, किस तरह से उनको ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं हम। तो ये उसमें था। अब और इसकी ज़रूरत भी बहुत है। देखिए, जैसे आप जानते हैं सब, जितने सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी पूरी टीम काम कर रही है। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करती हैं। ट्रू, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा वो फंड भी नहीं होते कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे इन्वेस्ट कर पाए। इवन अब तो डोनर भी प्रोविज़न नहीं रहता है। पहले मुझे याद है कि जब भी कोई प्रोग्राम डिज़ाइन होता था तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक सेक्शन होता था, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोविज़न होता था कि वो कुछ पैसा उसके लिए मार्क कर ले। बट अब तो प्रोजेक्ट में इतना टाइट प्रोजेक्ट होता है कि एक्टिविटीज़ और इवन अब तो कंटीजेंसी जो कॉस्ट है, जो प्रोफेशनल फी जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती है, उसमें भी डोनर सब कट करने लगे हैं। लाइक 10% अब वो भी नहीं देना चाहते। तो आपने एकदम सही कहा कि इसमें एक बड़ा चैलेंज है कि हाउ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन देयर कैपेसिटी। इस पे ये फैक्ट है लाइफ का, और ये फंडिंग और सिनेरियो ये इसी तरह से चेंज हो रहा है कि जो डोनर्स हैं, किसी भी तरह के डोनर्स हैं, दे आर बिकमिंग प्रोग्राम फोकस्ड, मोर डिमांडिंग, मोर प्रोग्राम फोकस्ड, कि भाई कितना खर्चा है, इतना इस पे कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। तो उस तरह से वो लीवे अब उतना नहीं है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता था। पर एट द सेम टाइम जो ग्रांट मनी अवेलेबल है मार्केट में, वो इंक्रीज किया है। वो काफ़ी इंक्रीज किया है, क्योंकि पहले कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स देती थी, कुछ मल्टीलेटरल्स, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, कुछ ये सब प्रोजेक्ट्स देते थे। पर आप आज की डेट में देखो, सो मैनी फिलंथ्रोपीज आ गई हैं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रही हैं। CSR आने के बाद काफ़ी कुछ हुआ है। तो मार्केट में फंडिंग बढ़ी है। एट द सेम टाइम जो डोनर्स हैं उनकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी की, और मोर एजाइल और मोर लीन होने की, प्रोजेक्ट फोकस्ड होने की डिमांड भी उसी के साथ बढ़ी है। तो नेचुरल सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक सेम टाइम पे उनके पास एफर्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव लेस टाइम एंड रिसोर्स टू डिवोट ऑन कैपेसिटी। राइट। तो इसके लिए ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ
पार्टनर्स कर रहे हैं, तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैसिलिटी का लोग यूज़ कर सकें। यस बिकॉज़ एसेंशियली एक कॉमन फैसिलिटी है ये, यस जिसका स्केल पे यूज़ हो हाँ सकता है यस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इवन कॉमन फैसिलिटी के अंदर एक मेजर कंपोनेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना की बात है, क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि आज के समय में राइट, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना बहुत मुश्किल है। है, क्योंकि इस सेक्टर में भी इतने सारे डायनेमिक्स आ गए हैं कि अब आप छोटे शहरों में लोग अच्छे प्रोफेशनल्स काम नहीं करना चाहते राइट, और प्रॉब्लम चैलेंजेस वहीं पर है। हाँ। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी ये प्रॉब्लम है कि अगर उसको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो वो कैसे लेके आए। तो जो आपने पूल की बात करी, ये बहुत अच्छा एक नया आइडिया हो सकता है कि क्या ऐसा डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर एक कॉमन पूल हो सकता है जो रिसोर्स की तरह वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हेल्पिंग हैंड हो, राइट, जिसको जहां जरूरत हो वो एक एडवाइजरी पूल या रिसोर्स जो अवेलेबिलिटी है उससे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प ले सके। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है। डेफिनेटली ऐसा होना भी चाहिए। और आपके जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा ऐसा कर पाती हैं तो बहुत ही सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही फायदे की बात यस होगी। हम लोग तो कोशिश होती है आलोक जी की ये पॉडकास्ट भी उसी का हिस्सा है कि हम जो भी हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस है, देश भर में 800 से ज़्यादा संस्थाएं हमारी सदस्य हैं, और हम लोग जहाँ से भी मेल आता है, मैसेज आता है, या बहुत सारे लोग तो फ़ोन भी करते हैं, कोई नई लॉ आता है, कोई नए नोटिफिकेशंस होते हैं, तो उसको क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कॉल आती हैं। और इवन हम लोग यू कांट बिलीव कि हम बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्रपोजल राइटिंग में भी हेल्प करते हैं, कि लोग कहते हैं कि जी ये एक RFP आया है, इसमें हमें अप्लाई करना है, थोड़ा हमें इसके बारे में, हमारे पास एक लिमिटेड हैंड है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो वो भी हम लोग करते हैं। बट हमारी कोशिश ये होती है कि 1-to-1 हेल्प करने की जगह हम एक उस सब्जेक्ट को लेकर कैपेसिटी बिल्ड करें, सो दैट हम नंबर ऑफ टाइम्स तो हेल्प नहीं कर पाएंगे किसी एक की भी, लेकिन अगर हमने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी तो हमारा एक वो हेल्पिंग हैंड हो जाएगा, फिर वो कितने लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करेगा। तो उस कोशिश में हम ये करते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस तरह के अगर सिस्टम को क्रिएट किया जाए तो डेवलपमेंट सेक्टर में एक तरह का एक नया इकोसिस्टम बन सकता है जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट पे काम कर सकता है। आई थिंक काफ़ी इस फील्ड में ज़रूरत भी है कि जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह का इनिशिएटिव ले कि और पूल करें रिसोर्सेज थोड़ा फॉर लार्जर एफर्ट। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे ही मोस्टली चीज़ें डिपेंड करती हैं। और जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा उतना ही बढ़िया उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये तो जो हम लोग का एक्सपीरियंस है वो हमेशा शो करता है। और जितना भी अच्छा रिसोर्स होता है वो कहीं ना कहीं अर्बन सेंटर्स की तरफ लॉस हो जाता है। ये उसका रीजन है, उनके अपने लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उनकी वो भी है, प्लस उनका ऑफिस भी वहाँ पर है, तो एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग उनको छोटे शहर में आना उनके लिए मुश्किल है। इससे एक आइडिया आ रहा था मुझे, पता नहीं कितना सही होगा, बट आपकी बात से बहुत अच्छी बात समझ में आई कि जैसे आजकल एक ट्रेंड है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट वॉलंटियरिंग का, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स वॉलंटियरिंग एक उनका टीम एक तरह से एक HR एक्टिविटीज का ही हिस्सा होती है। क्या ऐसा डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस या जो बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ह्यूमन रिसोर्स ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस की वॉलंटियरिंग के लिए आ सकते हैं क्या? मतलब ऐसा एक जो पूल आप कह रहे थे, ऐसा अगर डेवलपमेंट वॉलंटरिज्म शुरू किया जाए, जैसे कॉर्पोरेट वॉलंटरिज्म है, जिसमें कॉर्पोरेट से लोग आते हैं सब वीकेंड में या जब भी उनको टाइम होता है वो हेल्प करते हैं कम्युनिटी में जाके वॉलंटरी, ऐसा क्या डेवलपमेंट सेक्टर में भी ट्रेंड डेवलप किया जा सकता है क्या? आई थिंक संतोष जी डेफिनेटली किया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसको स्ट्रक्चर करने का और कोई एंकर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह का हो जो उसको मैनेज करे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, क्योंकि कई ये चीज़ें बहुत डाइवर्सिफाइड होती है, लोग करना भी चाहते हैं, उनके पास टाइम भी होता है, पर कहाँ जाएं, क्या करें, किसको करें। तो कोई अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की बॉडी है अगर जो उसको इफेक्टिवली मैनेज करे, तो आई थिंक
देर आर लॉट ऑफ पीपल जो इसमें अपना समय देना चाहेंगे। बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो ये तो बहुत अच्छी बातें निकल के आई। अब मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ जाना चाहूँगा जो इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने हमेशा एक फाइनेंशियल चैलेंज होता है कि प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि उनके पास फंड होता है, तो वो अपने जो प्रोजेक्ट की एक तो सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, एंड थर्ड उसके अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करना और आगे बढ़ना, ये एक हमेशा चैलेंज है। तो सवाल ये है कि फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव, हाउ कैन ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, particularly across different thematic areas? ये नेचुरली ये काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के सामने हर साल आता है ये। ऐसा नहीं है कि कहते नहीं आ रहा हर साल, क्योंकि Yes. प्रोजेक्ट एक शॉर्ट टर्म पीरियड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं। तो इस पे सतत जी मेरे हिसाब से जो है, एक तो ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है और जो डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रही हैं, ये कई बार हमने खुद देखा है ये बहुत टॉप हैवी हो जाती है। तो एक तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ओवर द इयर्स। टॉप हैवी का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट में डिप्लॉयड कम लोग हैं और हेडक्वार्टर में ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा बात है, राइट, है ना। तो एक वो बैलेंस हमेशा देखते रहना चाहिए कि हेडक्वार्टर को जितना लीन रखेंगे, यस, उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा उनके लिए रहेगा फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। क्योंकि जितना ज़्यादा हेडक्वार्टर का एक्सपेंडिचर होता है, प्रोजेक्ट सही आता है। तो प्रोजेक्ट्स पर फिर कॉस्ट बढ़ती जाती है, ओवरहेड की कॉस्ट बढ़ती जाती है, प्रोजेक्ट भी फिर थोड़े से बियॉन्ड फिजिबल होने लगते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन फिर डोनर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली फिर बैक ट्रैक कर जाती है कि इनका प्रोजेक्ट बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। यस यस। लेकिन अब तो प्रोविजन आ गया है कि आप कितना डिवाइड करेंगे, कितने परसेंट क्या रखेंगे, ऐसा तो है। वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास 10-15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूले के वाइज अगर आप बताना चाहें तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा समझ में आएगा कि कितना रखना चाहिए परसेंटेज, अगर ऐसा रखना है तो। मान लीजिए आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मीडियम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है आपका, 2 से 5 करोड़ के बीच में आपका प्रोजेक्ट आपका एनुअल है। तो अगर इसका आप ये समझ लीजिए 80 to 85% प्रोजेक्ट के एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, चाहे प्रोजेक्ट का मैन पावर हो, चाहे प्रोजेक्ट का ऑपरेशंस हो, चाहे वो जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो आपके पास 10 से 15% ही करीब करीब बचता है अपना ओवरहेड मैनेज करने के। राइट। तो 10-15% का मतलब हुआ, अगर आप 2 से 5 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपका 30 से 1 करोड़ रुपया आपका आएगा। राइट। तो उसमें आप कितने लोगों को प्रॉपरली एम्प्लॉय कर सकते हो। आपको ओवरहेड भी देखना है, ऑफिस भी मैनेज करना है, डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना है, लीगल कंप्लायंसेस मैनेज करनी है, और तो उस हिसाब से फिर आपको प्लान रखनी चाहिए। आपको अगर आपके प्रोजेक्ट और आपके टर्नओवर इस रेंज में है तो 10 to 15% से ज़्यादा आपका खर्चा हेडक्वार्टर पे ना होना चाहिए। तो अब उसमें आप अब आजकल के टाइम पर काफ़ी इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आ गई हैं। यू डोंट नीड सो मेनी पीपल, है ना, टू डू ऑल दिस। सम कुछ चीज़ें आउटसोर्स हो सकती है कॉस्ट बेसिस पर, और कुछ चीज़ें डिवाइड भी कर सकते हो आप, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कॉस्ट को। तो ये सारी जो एजिलिटी है, जिसको आप कहते हैं फाइनेंशियल एजिलिटी, ये अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जितना आप टॉप को लाइट रखोगे, उतने आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और रिजल्ट्स जब अच्छे आएंगे तो नेचुरल सी बात है, आपका भी नाम बढ़ता है, आपकी टीम का नाम बढ़ता है, और ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं, और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होता है। तो जरूरी है एक चीज़ कि
आप किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, टॉप को हम्म, थोड़ा लाइट रखते हो। राइट। देयर शुड नॉट बी टू मैनी पीपल गवर्निंग द प्रोजेक्ट, यस है यस ना। यस। And then ये वो आपने उसका बहुत वॉल्यूम बहुत बढ़ता अच्छी जाता बात है। कही है। ये मुझे बात से एकदम ध्यान में आया कि ये फील्ड में नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं और उसके टॉप बॉसेस हेडक्वार्टर में गवर्निंग ज़्यादा ज्यादा हो होते हैं। जाती है। तो वो चैलेंज दोनों तरीके का होता है, एक हाँ तो फील्ड में इम्पैक्ट भी कम होता है हाँ, और दूसरा उसकी रिपोर्टिंग पैटर्न इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काम करने का वो भी टाइम ही नहीं काम नहीं होता। कर पाता है। यस, बहुत अच्छी बात तो कही। वो तो एक गवर्नेंस, ये हाँ फैक्टर है और गवर्नेंस को लाइट हम्म, लाइट रखें। दूसरा, प्रोजेक्ट्स जब भी एग्जीक्यूशन कर रहे हम्म, हो, हम्म, और यहाँ पर मैनेजरियल टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, है। हम्म, हम्म, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हम्म, विद वेरी गुड रेपुटेशन, हम्म, बट ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स मैनेजरियल टैलेंट पे उतना इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। नहीं थे। तो जो प्रोजेक्ट 10 में हो सकता था, उसकी कॉस्ट 15 हो गई। ओके। क्योंकि अगर इफेक्टिव पीपल नहीं है आपके पास, तो आप ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, हम्म, ज़्यादा हम्म, आपको रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, राइट है ना। राइट। सो फिर वही बात, टैलेंट की एक कॉस्ट होती है, पर प्रोजेक्ट की भी कॉस्ट होती है। ट्रू। तो टैलेंट की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कट ना करें, हम्म हम्म क्योंकि टैलेंटेड लोग, अच्छे लोग आपकी फिर मिलेंगे नहीं। मिलेंगे नहीं, हम्म और उनका एग्जीक्यूशन आपको सेविंग कराता है। हम्म 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 सेम पीपल जा रहे हैं बार बार कम्युनिटी हम्म में, हम्म। हर हाँ, बार उससे एक जाने का, रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होती है। हर बार हम्म जाने की कॉस्ट होती है ना। तो कोई हम्म। 10 बार जाके वही काम कर रहा है, कोई कोई 2 एक बार बार में काम जाके कर ले करता रहा है, राइट है ना। राइट। तो प्रोजेक्ट की डिज़ाइन और प्रोजेक्ट में जो पीपल डिप्लॉयड है, हम्म उनकी एफिशिएंसी और हम्म प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान रखें, और किस तरह से उनका मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करें, बिल्कुल। उस पर बहुत फोकस करें। उससे बहुत सारी सेविंग हो जाती है। यस। कई बार हम लोग एक जो डरना चला आ रहा है, तीसरा ये है कि एक जो पैटर्न पे चली आ रही है चीज़ें ना, उसी पैटर्न पे करते रहते यस हैं, यस। उसको इवैल्यूएट नहीं चेंज करते हैं नहीं कि करते। रिजल्ट क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में रिजल्ट उतना अच्छा आ रहा है जितनी हम कॉस्ट लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप टॉप गवर्नेंस की लाइट हम्म रखिए, टैलेंट को आप डेवलप करिए, नर्चर करिए, और जिससे कि वो कॉस्ट एफिशिएंसी आए। और जितनी भी ऑपरेशंस हैं, उनको लगातार इवैल्यूएट कीजिए कि क्या इससे उतना इफेक्ट पड़ा, या कुछ और करने से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता था, राइट। कॉस्ट भी बच सकती थी और इफेक्ट भी ज़्यादा हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली अगर ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो एक तो वो डेवलप करती है, दूसरा हम्म आई थिंक वो कांस्टेंट लर्निंग में रहती है। हम्म। तो उससे उसका नाम भी बढ़ता है, और एक रेपुटेशन के साथ साथ उसका काम करने का अंदाज भी एक अलग तरह से डेवलप होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे लगता है कि बहुत जस्टिफाइबल आंसर दिया आपने इसमें। इससे एक सिर्फ चीज़ एक मन में आ रही है आपकी बात सुनकर, क्या एससीएल फाउंडेशन, जैसे आपने कहा कि आप इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से इनडायरेक्ट सपोर्ट भी करते हैं कि उनकी प्रैक्टिसेस और उनके लोगों के शामिल है, तो क्या एससीएल ये भी प्रोवाइड करता है कि ओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये कॉस्ट कटिंग की बात है या गुड गवर्नेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात है या जो ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात है, इन सब को जब हम ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह की समझ तो हो भी जाती है एक समय के बाद, लेकिन रिसोर्सेज ना होने के कारण वो अपना एनुअल इवैल्यूएशन नहीं कर पाते और उसके कारण न्यू ईयर का प्लान नहीं बना पाते, राइट। जैसा ये सब चीज़ें। तो क्या इस तरह के कोई प्रोविज़न है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके ध्यान में है जो ऑर्गेनाइजेशन के इवैल्यूएशन और एनुअल प्लानिंग और उसके जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने में कोई काम कर रहा हो, या एससीएल करता है क्या ऐसा? नहीं, एचसीएल डेफिनेटली करता है। एक तो हम्म हम्म, मैंने टेक ग्रांट और उसके हाँ। पूरे प्रोसेस का, हम्म और किस हम्म तरह से उसको सभी एनजीओस को बुला के सिम्पोजियम करके एजुकेट किया जाता है, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व की जाती हैं।
इसी तरह HCL एक अपने वेबिनार और इस सब के माध्यम से भी कुछ एक HCL अकेडमी चलती है। कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। HCL अकेडमी उसमें Okay. कंटिन्यूसली ऑनलाइन HCL अकेडमी चलती है। ओके, वेरी नाइस। तो ये उसमें HCL एकेडमी फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ HCL अकेडमी है, उसमें इसी तरह के इश्यूज को लेकर ओके, वेबिनार और कोर्सेज भी रन किए जाते हैं वेरी नाइस। डिफरेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें क्या हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके भी लोगों को इंक्लूड किया जाता है। प्लस जो वेबिनार है वो तो ऑलरेडी फ्री रहती हैं, तो HCL अकेडमी करके हमारे वेबसाइट पे आप देखेंगे तो है पोर्टल, उस पर कंटिन्यूसली इस तरह के वेबिनार्स और कोर्सेज रन होते हैं। वेरी नाइस। और दूसरा, अभी हम लोग जैसे अभी हमारे HCL समुदाय को 10 साल हो गए हैं, तो हम इस बीच में हमने कई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया। उनके हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं उनको लाके दिखाया, उनके साथ उनके सेशंस वगैरह कराए। अब इसको थोड़ा सा अभी और स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग एक हरदोई में ही हमारा जो समुदाय प्रोग्राम चलता है, वहाँ पर हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। वेरी नाइस। तो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से हमारा प्रयोजन ये है कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंशियल फैसिलिटी टाइप का भी क्रिएट करें, जिसमें हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आकर वहाँ पे कुछ टाइम बिताकर दे गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। किस तरह से हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से डिफरेंट इंटरवेंशंस हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल तो हम लोग को स्टार्टिंग कर दिया हमने उसको बनाना, बहुत अच्छा। और विद इन एन ईयर हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग वो प्रोग्राम्स Join भी कर स्टार्ट पाएंगे। करेंगे। क्योंकि डेफिनेटली इसमें जितना रिक्वायरमेंट है और चैनल्स बहुत कम है इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के। Right. और नेचुरल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आवर्स काम कर रही हैं, तो अगर वो हम लोग एफर्ट इस तरफ ले पाए तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे घर पर हाँ, भी सही ऑर्गेनाइजेशन बात के है। साथ काम करना नहीं, है। अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि डोनर को अगर इस भाव से, जो कहते हैं ना, इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्डअप करते हैं, तो डोनर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिट है, रहता है। क्योंकि उनको आगे चलकर एक अच्छे पार्टनर्स राइट, मिलेंगे जो उनके साथ मिलकर काम कर राइट, सकते हैं। राइट। तो एक छोटा सा सवाल है इसी पॉइंट पे कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस और डोनर्स के बीच में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? नेचुरल सी बात है कि डोनर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जीक्यूट कर रही है, बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना। डोनर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करने वाली नहीं तो डोनर करेगी क्या। राइट, राइट। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में के लिए नेचुरल सी बात है कि जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट के वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं। डोनर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग एक नज़रिए से देखते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं तो कुछ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है, कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा एक पार्टनर है जो हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। राइट। तो उनके आइडियाज़ हैं, उनका एग्जीक्यूशन है। तो जितना रिफाइंड ये साइकिल होता जाएगा, राइट, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से मीट हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स मीट होने के लिए जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जितना डाटा रहेगा, जितना उसका वैलिडेशन रहेगा, उतना ट्रस्ट डेवलप होगा। जितना ट्रस्ट डेवलप होगा डोनर और इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कि हाँ भाई, वी फंडेड द प्रोग्राम एंड program has given very real result, Right. not just on papers but it can be validated on ground, it can be seen on ground, है ना। एंड ऑब्जेक्टिव 100% ऑब्जेक्टिव तो नेचुरल बहुत कम पूरा हो पाता है, Right. बट एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए Complete हो प्रोग्राम्स जाते ने हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसी तरह से को डेवलपमेंट चल रहा है, तो देन आई थिंक वो ट्रस्ट फैक्टर जितना डेवलप होता जाता है, कंटिन्यूसली उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है, विद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, विद डाटा, विद वैलिडेशन। आई थिंक दैट इज़ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्कशन Right. कंटिन्यूसली होता रहे। Right.
बहुत अच्छी बात आपने कही। रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है एक स्ट्रॉन्ग पिलर है दोनों पार्टीज राइट, के बीच में, राइट, जो डोनर और ऑर्गेनाइजेशंस राइट। हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बहुत अच्छे की पॉइंट्स बोले हैं, अगर वो करते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप निकल के आएगा। एक तो तरीका है आजकल कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस आरएफपी के अगेंस्ट अपना प्रपोजल डोनर को भेजती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है या प्रोग्राम होता है वो डोनर प्रोस्पेक्टिव से होता है, राइट, क्योंकि डोनर का एक विजुअलाइजेशन है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को वो कॉल करती हैं थ्रू आरएफपी। राइट। बट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्रास रूट लेवल पे जो मिशन मोड में काम कर रही हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं और समय से काम कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि उनका जो एरिया है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए वो डोनर्स को इनवाइट करें। तो क्या तरीका हो सकता है? मतलब क्योंकि आजकल, पहले ये सिस्टम था कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रपोजल भेजती थी और डोनर उसको बेट करते थे, फिर उनके विजिट होते थे, फिर अगर उनको लगता था कि फाइनेंशियल और फिजिकल वायबिलिटी है और जेन्युइन है तो देना चाहिए। लेकिन अब वो सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ग्रासरूट जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके से हो रहा है, बट पर्टिकुलर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकती हैं वॉलंटियर्स, कैसे अप्रोच कर सकती हैं डोनर्स को? आई थिंक 1-to-1 अप्रोच करना डोनर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत टफ टास्क होगा। वो तो इस तरह से कि आप मिलते रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन से मिले, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, और वो लोग कर भी रहे हैं जहाँ तक भी उनको सक्सेस मिलता है। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप पहले के टाइम पे देखें जो स्ट्रक्चर होते थे, देयर वुड बी लाइक कुछ मल्टीलैटरल बॉडीज होती थी, दे वुड ऑर्गेनाइज सम कन्वेंशन और सम, जिसमें कई डोनर्स जो इंटरनेशनल बायलैटरल डोनर्स होते थे वो आते थे, दे वुड इंटरैक्ट। एंड तो इस अभी जो जिस तरह से लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जिस तरह से मोर एंड मोर फोकस इज ऑन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड CSR उसमें, तो I think there has to be certain organizations. It could be your organization, it could be ISRN, it could be some other. I think they should take up the mantle now. They should take up the mantle of connecting people with project, donors with project. Because जैसा आप कह रहे हो कि सबका अपना अपना एक प्रायोरिटी एरिया होता है. CSRs have their priority area. Philanthropic organizations may have their own priority area. And जो उस प्रायोरिटी एरिया में नहीं आता, they would not get that access to the fund. है ना कि भाई तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक योर्स, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, देयर आर सो मेनी फाउंडेशंस अराउंड. हमारे HCL फाउंडेशन है, IKEA की फाउंडेशन है, और सेल्फ फाउंडेशंस है, देयर आर सो मेनी फाउंडेशंस. तो somebody who brings together them together and also brings together the projects. There are so many projects that we have gone through, and somebody has to put that seal of confidence. कि these are the projects, these are the organizations behind these projects, and तो ये अच्छा काम करेंगी. Somebody has to put that seal of confidence. इवन से प्रॉब्लम्स को भी अगर कोई कंपाइल करके डोनर्स के सामने लाए तो भी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है. राइट. क्योंकि नॉट नेसेसरी कि मान लीजिए ए एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, तो जरूरी नहीं है कि बी ऑर्गेनाइजेशन ही वो काम करे, लेकिन अगर ए प्रॉब्लम डोनर के सामने आ गई तो एटलीस्ट उसके एजेंडे में इंक्लूड हो जाएगी. वो आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर इस तरह का एक मैपिंग की जाए और प्लेटफॉर्म दिया जाए, और जहां पर डोनर्स को चॉइस हो कि वो देख सके और चूज कर सके, समझ सके. बहुत सारी चीजें इसमें क्या होता है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है. हाँ, यस. हमें नहीं पता कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है. राइट. हमारे तो प्रायोरिटी एरियाज है, हम वहाँ पे कर रहे हैं. अगर हमारे पास है भी बैंडविड्थ कहीं और कुछ करने की, तो हमें पता नहीं है कि वहाँ पे कौन काम कर रहा है, क्या काम होना चाहिए. तो उस बैंडविड्थ को अगर टैप करना है तो somebody has to reduce that information asymmetry. Somebody has to take up the mantle कि ये इतने प्रोजेक्ट्स है. नॉट नेसेसरीली कि सबको फंडिंग मिलेगी, बट
These can be taken up. ये organizations हैं, these are good organization. We give the seal of confidence. So something like that has to be there, and where people can come. It can be a digital or it can be physical. यस यस ये space. बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे याद आ रहा है हम लोग नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में नंबर ऑफ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको देख के लगता है कि इनको एड्रेस करना चाहिए। जैसे मैं आपकी जस्ट नॉलेज में लाने के लिए एक दो एग्जांपल देता हूँ कि एक वहाँ प्रॉब्लम है कि रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी नहीं अवेलेबल हैं और उसके कारण जो भी पेशेंट है उसको 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी हैं डिलीवरी के समय उनको यू कांट बिलीव कि लोग बड़े सिटीज़ में आके लास्ट ट्रिमेस्टर में जब उसका प्रेगनेंसी का लास्ट ट्रिमेस्टर चलता है 2-2 महीना आके वो हॉस्पिटल के पास घर लेके रहते हैं सिर्फ इसलिए कि लास्ट मोमेंट पे उसको ट्रैवल ना करना पड़े और इजीली वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और डिलीवरी हो जाए। तो इस तरह के एक ये चैलेंज है। दूसरा वहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग और बहुत अच्छा वहाँ पे रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर में इतने चीज़ें हैं लेकिन वो जो उनके फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं या हर्ब्स हैं उन सब को प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं क्यों और उसको मार्केट तक भी नहीं पहुंचा पाते क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है रोड प्रॉब्लम है और कोई ऐसा नहीं है जो उस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करके उनके प्रोडक्ट्स को एट स्पॉट ऑन द डोर ले सके। तो ये एक मतलब ये सिर्फ दो ऐसी चीज़ें मैं आपको सिर्फ नॉलेज में इसलिए ला रहा हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर डोनर्स को कभी उस तरफ जाता नहीं निगाह नहीं जाती है कि इनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मैं ये हमारा सवाल इसीलिए था कि क्या हम ऐसा एक प्रॉब्लम पूल्स बना सकते हैं या इसको प्रॉब्लम पूल ना कहें इसको रिक्वायर्ड एरियाज कहें जहां पर डोनर्स को ले जाने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि ठीक है आप तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं ना आपको तो यहाँ करो या यहाँ करो आपका तो एज पर योर प्रायोरिटीज एंड मैंडेट आपको तो करना ही है तो क्यों नहीं वहाँ करो जहाँ एकदम से नीड है या जहाँ आपके खर्च करने से एकदम बड़ा चेंज आ सकता है। तो वो ध्यान दिलाने का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए और आपने बहुत सही कहा कि इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर प्रोग्राम्स मैचिंग की जा सके वो एक अगर प्लेटफॉर्म बनता है तो बहुत अच्छी बात होगी। क्रेडिबिलिटी बिहाइंड दैट प्लेटफॉर्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी तो देखिए बनाई जा सकती है नहीं वो टाइप से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स आपकी नॉलेज में आ गई तो फिर अगर आपका इंटरेस्ट बन गया तो फिर आप उसके बारे में सब कुछ कर लोगे मतलब उसकी डेप्थ में भी चले जाओगे उसके जो भी अपनी टीम भेज के भी आप असेसमेंट करा सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मेन है जो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इंफॉर्मेशंस को डोनर तक पहुंचाना क्योंकि नॉलेज अगर नहीं आएगा तो फिर वो चीज आउट ऑफ साइट होगी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यस यस तो कुछ और संतोष जी आप कह रहे थे हम तो एचसीएल फाउंडेशन डॉक्टर निधि पुंदेर हैं वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम कर रहे हैं हमारे एचसीएल फाउंडेशन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ग्रांट से स्टार्ट हुआ था नागालैंड में भी खुद भी एक बार गया था डॉक्टर निधि पुंदेर के साथ और तुम जो आप कह रहे हो दैट दोज आर फैक्ट्स और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ पर फंड डिप्लॉय कर रही हैं। काम करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे फंड डिप्लॉयमेंट बहुत कम है वही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात। तो आई थिंक एटलीस्ट HCL Foundation I'm very happy they have worked extensively in Northeast through grant also and beyond grant also HCL Tech grant and but it is still developing. I think more and more people should go out there and understand how they can support that. Very nice. एक इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है कि लाइक HCL आपने कहा HCL ग्रांट के अंदर बहुत सारे आप प्रपोजल्स मंगाते हैं देखते हैं मतलब नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड टू HCL बट इन जनरल एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल आपको क्या लगता है कि प्रपोजल में क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द नीड सबमिट करती हैं अगर उस प्रपोजल की डिटेल में जाएं तो उसके कई सेक्शंस होते हैं लाइक
जो मेथोलॉजी है, एक्टिविटीज़ है, एमएमई है, जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है, या इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एरिया आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है फाइनल सिलेक्शन करने में, प्रपोजल सेलेक्ट करने में? आई थिंक पहले तो गुड प्रपोजल में ये सारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए. गुड प्रपोजल इज लाइक कि हाँ, methodology connects with the problem, solves the problem, और कहते हैं monitoring evaluation creates a robust framework of both documentation as well as the reporting of the results. तो ये सारी एक अच्छा प्रपोजल में एक बैलेंस होना ही चाहिए. यू शुड नॉट बी वीक इन एनी एस्पेक्ट. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं वो देखती है रिजल्ट, आउटकम्स. इम्पैक्ट्स क्या है. तो इम्पैक्ट रेलिवेंट होना चाहिए. इम्पैक्ट शुड नॉट गो अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स. कि हमने ऑब्जेक्टिव में लिखा कुछ और इम्पैक्ट में हम कुछ और ट्रैक कर रहे हैं. राइट. है ना. तो ये जो रिलेशंस है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव और द इम्पैक्ट, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. राइट. और बहुत ही कहते हैं लीनियर होना चाहिए. बहुत ही डाइवर्सिफाइड ना हो कि हम कर ए रहे हैं और इम्पैक्ट हम CDEF का बता रहे हैं हम. राइट. है ना. अगर हम ऑब्जेक्टिव हमारा ए है कि भाई उनका इनकम बढ़ाना है, तो इम्पैक्ट शुड रिफ्लेक्ट दैट. कि भाई इनकम इतनी बढ़ेगी, इतना 100% नहीं भी वो उतना होता है, लेकिन ये इतनी बढ़ेगी और इसको हम ऐसे मेजर करके प्रॉपर हम आपको बताएंगे. तो ये मोस्ट क्रिटिकल होता है कि कितना इम्पैक्ट और ऑब्जेक्टिव आपके मैच कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात आपने कही. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रपोजल लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो जो उन्होंने बात करी कि हर सेक्शन एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कनेक्टेड हो. दूसरा, आप जो भी प्रपोजल के ये सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इन सब को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए, लिखना चाहिए, और जो उसके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना चाहिए. और लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रपोजल में प्रोजेक्ट का, वो आपके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं या गोल्स हैं उससे मैच करना चाहिए. तो ये एक अच्छी बात है जो ध्यान देने की तो एक बार और मैं कहूँगा, प्रपोजल आप जल्दी में ना बनाएं. हाँ. लास्ट डेट पर मत. लास्ट डेट में आप प्रपोजल बनाएंगे तो वो दिख जाता है. यस. हड़बड़ी में बना है, ये हड़बड़ी में बनाया गया, तो वो चीजें बात नहीं कर रही हैं, रैंडम है ना. तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. उससे बेटर है कि आप ना अप्लाई करें उस RFP में. ठीक बात है. उससे आपकी साख बची रहेगी. तो जब भी प्रपोजल डालिए थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाएं, और जितना एफर्ट उसमें लगाते हैं उससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है. एक बात और जोड़ देता हूँ कि प्रपोजल एक तो विद इन टाइम फ्रेम आप देख के अच्छे से टाइम लेके बनाइए, और हर प्रपोजल लिखने से पहले उसका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन जरूर करिए, जिससे कि उसके सारे एक आउटलाइन स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकें और उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकें. तो आलोक जी, जैसे मैं कह रहा था कि नेक्स्ट राउंड हमारा जो अब ब्रीफ राउंड है, जहां पर रैपिड रिस्पांस राउंड, जिसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्जेक्ट को कवर करें और आप वन लाइनर आंसर देंगे तो अच्छा होगा. तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज़ हार्डर टू चेंज इन CSOs, सिस्टम और माइंडसेट? Mindset. Okay. Very nice. Next question. Only early sign that a program is not working as intended. Communication mismanagement. Communication mismatch. Very nice. Yes. Third question. Scale fast or deepen impact. What would you choose? Deepen impact. Very nice. Very nice. Fourth question. One capability CSO will need to learn more in next 5 years. Data management. बहुत important बात कही आपने. Now is the time for the data keeping and data management. Very nice. Exactly. Yes. So last question in this particular segment. What will differentiate high impact CSOs from the rest in the coming years? I think high impact CSOs, differentiating from the rest, the organization which are able to adapt
to the changing requirements of development. And secondly, organizations which are able to create programs which have take into account multiple linkages. A lot of time, and in past, it used to be that there was unidimensional programs Right. focused on one aspect. But more and more, what we are seeing with the change in information technology, change in aspirations, change in requirement of development, that a program cannot be a single point program. It has to address its linkages also to Very be nice. successful. I Yes. think that is their differentiation will lie. वेरी नाइस। तो अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो हमारा ऑडियंस सेगमेंट है, ऑडियंस क्वेश्चंस है। तो आलोक जी, हम लोग क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट फाइनल होता है और गेस्ट फाइनल होते हैं, तो इमीडिएटली हमारी टीम इस सब्जेक्ट को मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस में डालती है और वहाँ से हम क्वेश्चंस मांगते हैं कि आप ये गेस्ट आ रहे हैं, आपको कोई सवाल हैं तो उनसे आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो कुछ सवाल तो हमारे पास टोटल 7 आए थे, हमने 3 सेलेक्ट किए हैं और उन 3 सवालों में अच्छे सवाल हैं। उनको पूछने के लिए मैं अपनी टीम के ही एक मेंबर को इनवाइट करूंगा कि वो आपसे वो सवाल पूछें। पहला सवाल जो पूछा है वो अनुपमा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश से हैं, उनका सवाल है और इस सवाल को पूछने के लिए हमारी टीम की डॉक्टर रीता को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आएँ और आपसे सवाल पूछें। Hello, sir. Myself, Dr. Rita Rana, and I would like to know that when working across multiple stakeholders like community, government, and donors, how do CSOs manage conflicting expectations while staying true to their core objective? I think it is a very relevant question, first of all, because this happen continuously. कभी भी प्रोग्राम करने जा रहे हो तो देर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, सबकी अपनी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है। एज अ डोनर देर इज एक्सपेक्टेशन, एज अ कम्युनिटी जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है उनकी एक्सपेक्टेशन, और जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, लोकल सब गवर्नेंस, और उनका अपना एक्सपेक्टेशन होता है कि सभी के मिले जुले नज़रिए से ही कुछ प्रोग्राम चलता है। इसके लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हम क्या करने जा रहे हैं और ये कैसे हम करेंगे, राइट। और ये आपको जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं उनको समय समय पर ब्रीफ करते रहना चाहिए, राइट। आपके जो भी कम्युनिटी है उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने आ रहे हैं और आप कैसे करोगे, राइट। और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, हो सकता ना हो नतीजे, लेकिन प्रयास रहेगा कि ये नतीजे आए। तो ये क्लैरिटी अगर कम्युनिटी के दिमाग में रहती है और उससे डाइवर्जन नहीं होता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन एक सेट रहती है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गैप आ रहे हैं, आज कुछ बताया जा रहा है, कल कुछ बताया जा रहा है, आज हम एक स्टेक होल्डर से बात करके कुछ और बताने लगे, कल दूसरे स्टेक होल्डर से बात करके कुछ और बताने लगे, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है क्योंकि आप ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। सेम सारे स्टेक होल्डर्स का ये सबके उसमें आपको शुरुआत से ही क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन आपको देनी चाहिए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ऐसे हम काम करेंगे और ये हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। बहुत अच्छी और बात इस है। पर कायम रहना बहुत ज़रूरी है ना। थोड़ा बहुत 19-20 आप फ्लेक्सिबिलिटी उतनी तो रह adjustment कर सकती है। सकते हो, पर वो 10-20 नहीं हो सकता। ठीक बात है, ठीक बात है ना कि माइनर हो सकता है, मेजर नहीं हो सकता। कि आज यहाँ पर एक आदमी बदल गया तो आप उसने कुछ कहा तो आप कम्युनिटी जाके कुछ और बताने लगे। यस, वो नहीं होना कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, में ट्रस्ट मैनेज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल है जो सेवा सहयोग ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र से है, उनको उस सवाल को पूछने के लिए मैं डॉक्टर एकता हमारी टीम से हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा। Hello, sir. Myself, Dr. Ekta Vyas, and I work as a BD manager. My question is, with CSOs under pressure to deliver results and teams already stretched, how can they learn from the failures and improve their work without causing any burnout? जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, देयर आर एफर्ट उसमें जाता है, ये तो उसमें कंटिन्यूसली एक एफर्ट लग रहा है, तो कई बार सिचुएशन आती है उसमें
रिजल्ट इन प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्दी विजिबल नहीं होते हैं, तो उससे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है। एक तो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसकी, जो गवर्न कर रहा है उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, यस, और जिसने डोनेट किया है वो तो और वो तो ज़्यादा प्रेशर में रहता इम्पेशेंट ही हो है। जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि वो सारा प्रेशर जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके ऊपर आ जाता है, और उसमें कई बार वो एफर्ट कि भाई रोज जाओ, रोज ये करो, ये करो, ये करो, इस तरह से। तो अगेन एक तो पेशेंस, जो मैनेजमेंट है उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स है और एक दिन में इनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, चाहे डोनेट कर रहा है या डोनर है या इम्प्लीमेंटर है, जो भी है, तो एक तो बहुत बड़े वादे नहीं करने चाहिए कि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हासिल कर लेंगे, ठीक बात है। है ना। क्लैरिटी ऑफ थॉट अगेन, प्रैक्टिकल अप्रोच प्रैक्टिकल के साथ अप्रोच, रखना। है ना। तो वो रहना चाहिए। और जो टीम जो ग्राउंड में वर्क कर रही है, अगेन यही मैं कह रहा था जो पहले बात करी थी कि टैलेंट ऑफ मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आप देखते हो कि वो ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, वर्क एलोकेशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, मैपिंग, इन सब कंसेप्ट से पूरी तरह अनभिज्ञ है। राइट। तो किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, टाइमलाइन कम होते जा रही हैं, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होते जा रहे हैं, देयर इज कांस्टेंट प्रेशर कि ये काम करके फिर वो अगला काम करना है, यहाँ पर ये रिजल्ट दिखाने हैं, वहाँ पर वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे तो अगला कैसे होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैनेजरियल टैलेंट है जो एग्जीक्यूशन टीम में, दे आर वेरी गुड एंड वेरी ट्रेन्ड कि भाई किस तरह से आपको वर्क डिवीजन कैसे करना है, वर्क डिवीजन के बाद वर्क एलोकेशन कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उस वर्क एलोकेशन कैसे मैप करना है, उस वर्क एलोकेशन के बाद उसका कैसे रिपोर्टिंग करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राइट। तो जितना एफर्ट प्लानिंग में जाएगा उतना कम स्ट्रेस एग्जीक्यूशन में आएगा। ट्रू। बहुत तेजी से जंप नहीं कर देना है कि बस आज से मैं काम शुरू कर दूं। पहले एक अच्छा प्लान विद वर्क एलोकेशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा एफर्ट डालिए उसमें, थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, कि किस तरह से होगा ये काम। राइट। एडजस्टमेंट्स हमेशा चलते रहते हैं, ठीक बात है। लेकिन उससे क्या होता है ना, एक क्लैरिटी आती है टीम के दिमाग में, एक प्रॉपर वर्क एलोकेशन है, प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रॉपर उसका चैनल है रिपोर्टिंग का। तो सबके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। आधा स्ट्रेस तो यही होता है कि क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, बताओ नहीं बताओ, क्या करें, कौन ये करना था, आज ये करना है, तो उसमें बढ़ती जाती है स्ट्रेस वाली चीज़ें। एंड आई होप कि चीज़ें तो ऐसी थोड़े से रहेंगी। बाकी यह है कि मैनेजमेंट उसमें है, मतलब कम जब आप काम करते हैं तो नंबर ऑफ चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है वो आर्ट है। जितना प्लानिंग में जितना एफर्ट लगाएंगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, जो जिसको पूछा है चेरी ब्लॉसम सोसाइटी नागालैंड ने। और ये सवाल पूछने के लिए हमारी कलीग दिव्यांशी हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आए और आरोप जी से सवाल पूछें। Good afternoon, sir. My name is Divyanshi, and my question is, how can CSOs effectively partner up with HCL Foundation to design and implement impactful programs? सो HCL फाउंडेशन में कई प्रोग्राम्स रन होते हैं। सो देयर इज HCL टेक ग्रांट विच इनवाइट्स प्रपोजल्स बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपना खुद का प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। फिर एक पूरी स्टेप वाइज प्रोसेस है एवेल्यूएशन की, उसके थ्रू जाकर अपना प्रोग्राम फिर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर उनको ग्रांट अवार्ड होती है। तो वो एक मीडियम है। सेकंड, हमारे पास कई प्रोग्राम्स हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट में और अर्बन डेवलपमेंट में काम करते हैं। उदय है, समुदाय है, देन हरित है। तो ये अलग अलग थीमेटिक एरियाज़ में काम करते हैं। तो रेलिवेंट थीमेटिक एरियाज़ में फिर वो एक तो मेथड है कि हाँ वो RFPs निकालते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर इनवाइटिंग द प्रपोजल्स ऑन पर्टिकुलर डिफाइंड सब्जेक्ट और समथिंग, वो उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, लोग अपना प्रपोजल्स भी सबमिट कर सकते हैं जिसमें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा एफर्ट और ज़्यादा लगता है। जो गो क्रिएशन है, देन वी हैव टू इंटरेक्ट विद द रेलेवेंट टीम
टीम्स एंड स्टेक होल्डर्स उसको प्रपोजल को बना के, उसमें हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, बट दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप को क्रिएशन में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट सक्सेसफुल होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आज की बात यहीं तक, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। मुझे उम्मीद है कि जो सब्जेक्ट था अजाइल मैनेजमेंट ऑफ सीएसओज, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एड्रेस हो पाया। और आलोक जी ने बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि 1 घंटे का जो समय होता है इतने बड़े सब्जेक्ट के लिए काफ़ी नहीं होता है, इस बात को हम सब समझते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे सारे सवालों को बहुत विस्तार में और बहुत अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके बीच में जा रही है, वो आपको, आपके लिए हितकारी होगी, लाभदायक होगी। और आप इसको सुनकर कहीं ना कहीं अपने पूरे सिस्टम में अच्छा करने में आपके लिए ये हेल्प करेगी और आप उसे यूज़ भी करेंगे। मैं अंत में एक बार आप सबकी तरफ से आलोक जी को धन्यवाद दूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग लाइन उनसे हम सुने कि क्या हो सकती है आज के सब्जेक्ट के लिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संतोष जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड ऑल्सो टू द ISRN. Definitely, it's an honor for Thank you so much. us to have this conversation. It's very encouraging for all of us to see कि these conversations are going on. है ना? और एक लाइन अगर मैं कहूँ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की times are very challenging. How much effort you put in planning will show you the result. चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग हो, चाहे प्रोजेक्ट प्लानिंग हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। you. सो ये जो प्लानिंग है वही टूल्स है, वही पूरे आपके काम का एक कहें कि प्रोग्रेस का जो परफॉर्मेंस का जो टूल्स है वो प्लानिंग है। और इस प्लानिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें लिखिए, फीडबैक दीजिए और बताइए। अगर उसमें जो भी आपके सुझाव आएंगे वो हम सब, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हम आपके छोटे से छोटे सुझाव को भी, फीडबैक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हैं अपने। वही हमारे लिए लर्निंग टूल्स हैं, उन्हीं के थ्रू हमें सीखने को मिलता है, हमें मालूम चलता है कि कहाँ पर कमी है और कैसे सुधारा जा सकता है अपने और इस प्रोग्राम को या अदरवाइज भी किसी ये में। तो आज के प्रोग्राम के साथ हम यहीं पर इस चर्चा को, आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे एक लास्ट अपील के साथ कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और लगता है कि इसके माध्यम से आपको सीखने को मिल रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। ISRN का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने सर्किल दोस्तों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और उन सब के भी जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं उनके काम आ सके। आज हमारे साथ आप जुड़े, इतनी हमारी चर्चा का एक हिस्सा बने, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आप सब की तरफ से आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप आए और आपने न सिर्फ आने का एक कमिटमेंट किया, टाइम दिया, बल्कि सारे आंसर्स के साथ एक जस्टिफिकेशन के साथ आपने उसको रखा। इसके लिए आपको पुनः एक बार पूरी ISRN टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।